तानिदा नावल किस्ट्रल नवाज साहब भागते हुए पहुंचे थे। वर्दा की हालत काफी बुरी थी। इसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो रोते में उसे सब बता गई थी कि नवाज उससे जाने नहीं दे रहे, लेकिन behzad को उस पर तरस न आया। यहाँ तक कि फ्लाइट चली गई और नवाज भी आ गए। behzad ने वर्दा का हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया, जबकि उनकी आंखों में खून सा उतरा हुआ था। उन्होंने वर्दा की सिमत काफी जब्त से देखा। वर्दा अलबत्ता पत्थर की सी बनी किसी गैर मरी नुक्ते को घूमने लगी। उन्होंने ये लिहाज बिना किया कि एयरपोर्ट पर कोई है, लोग हैं, behzad है। वर्दा को खींच कर कई थप्पड़ मार दिया। बदबख्त वो धाड़े। तायजान behzad ने इन्हें रोका। वर्दा यूं ही बैठी रही, इसके वजूद में हरकत नहीं हुई। क्या कर रही हैं? behzad ने इर्द गिर्द देखा। लोग मुतवज्जा हो रहे थे और आजकल का तो कंसेप्ट ही यही था। कहीं कुछ दिखाई देता लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते। मैं इसका गला दबा दूंगा। वो दहाड़ते उसकी गर्दन तक पहुंच गए। लोग उनके गिर्द जमा हो गए। तायजान क्या कर रहे हैं? behzad ने इससे दूर झटका। जबकि वर्दा उससे दूर हो गई, वो मुसलसल रो रही थी। behzad, इस लड़की को जान से मार दो। इसने जुर्रत की मेरी इज्जत बर्बाद करने की। इसने वो चीखने लगे थे। प्लीज आप लोग वीडियो मत बनाएं। behzad ने हाथ उठाकर कहा और तायाजान को बाहर चलने का कहने लगा। इसने वर्दा को उठाया। वर्दा उसके साथ घसीटती बाहर आ गई। नवाज, आप इससे बाहर हो रहे थे। मुझे ये लड़की अपने घर में नहीं चाहिए। मार दूंगा वरना मैं इसे। नवाज फिर चीखे। behzad वर्दा को देखने लगा। क्या जरूरत थी उसको ऐसा कुछ करने की? मैं इसे घर ले गया तो पूरे खानदान में ये खबर फैल जाएगी। है अपनी माँ जैसी है बिल्कुल। वो चीखे और इसे एक और थप्पड़ दे मारा। वर्दा का हुलिया खराब हो रहा था, लेकिन तायाजान इस वक्त घर जाना कहीं नहीं जाएगी। ये कौन ही करेगा अब इससे शादी? हाँ बताओ तुम। और तुम जानते हो अब्बा जान इसे ऐसी सजाएं देंगे कि जिस्म से रूह खिंच जाए। नहीं देख रहे धुन के साथ क्या हो रहा है? वो चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, इसे मार रहे थे, लेकिन इसे स्पॉट नहीं कर सकते थे। फिर आप क्या चाहते हैं? यहीं मरने के लिए छोड़ जाएं? behzad को भी गुस्सा चढ़ गया। वो बार बार उस पर हाथ उठाकर लोगों को तमाशे का मौका खुद दे रहे थे। नवाज साहब सर थाम गए। काश ये भी मर जाती। वो बद्दुआ देते इसे घूरने लगे। वर्दा ने बहन की वर्दा ने बाप की सिम देखा। बाबा, वो सिसकी। मैं मार दूंगा इसे, इससे कहो चुप रहे। वो चिल्लाए, जबकि वर्दा लब भींच गई। इसे इस वक्त सबसे नफरत हो रही थी। तायाजान घर चले, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। behzad ने तहम्मुल से इन्हें समझाया। नहीं, ये बात नहीं छुप सकती, और इसकी शक्ल देखकर मुझे नफरत महसूस हो रही है। उन्होंने एक निगाह behzad को देखा और उसके नजदीक हुए। behzad भी उन्हें ही देख रहा था, जबकि वर्दा एक तरफ खड़ी किस्मत का ये खेल देख रही थी। तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। नवाज की बात पर behzad को झटका लगा। क्या? इसके लब फड़फड़ाए। हाँ, उससे निकाह कर लो मेरी इज्जत की लाज रखकर। उसके हाथ थाम गए। नहीं। वर्दा आगे बढ़ी और बाप का शाना थामा। दूर हो जाओ तुम। वो चिल्ला उठे। तायाजान, ये कैसे मुमकिन? behzad, मेरी बेटी से शादी कर लो। मर्द तो 4 कर सकते हैं। तायाजान, मैं क्या हो गया है आपको? मैं नहीं भाग रही थी घर से। मैं नहीं करूंगी ये। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो तुम मेरे हाथों मरोगी। उन्होंने वर्दा की गर्दन दबोच ली। behzad शौक की कैफियत में खड़ा रह गया, जबकि नवाज ने वर्दा की गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। वर्दा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक नाजुक लड़की थी। behzad कुछ लम्हों बाद होश में आया और नवाज को दूर धकेला। ठीक ठीक है। इसके अल्फाज कमजोर थे। वो शौक था, इसने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन नवाज का जंगलीपन और वर्दा पर अपना जुनून उतारना, ये सब वो देखकर ये फैसला बेसाख्ता कर गया। इसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस वो इकरार कर गया। वो खुश हो गए, जबकि वर्दा खांसती हुई दूर हुई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। इसने अपनी गर्दन पकड़ी और रोड पर ही बैठती चली गई। नवाज ने इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और behzad ने गाड़ी ड्राइव की। वर्दा बैक सीट पर बैठी रोती रह गई, लेकिन इसके बाप को उस पर जरा भी तरस न आया। उसने मस्जिद के आगे गाड़ी रुकवाकर इस अंधेरी रात में वर्दा का जबरदस्ती निकाह करा दिया। वर्दा ने बाप को दूर धकेला। आप दुनिया के सबसे बुरे बाप हैं। वो चिल्लाई। और तुम इस बदकिरदार की बेटी हो। वो भी चिल्लाए। मुझे आ गई है समझ। मेरी माँ आपको छोड़कर क्यों गई? मैं क्या करूंगी? मैं शाह भाई को बुलाऊंगी। मेरे साथ नहीं कर सकते ये सब। वर्दा जैसे जुनूनी हो गई। गाड़ी में बैठो, दूर हटें। ऐसे होते हैं बाप। जो माँ बाप अपनी औलाद की ख्वाहिशों पर अपनी जिद और अना को फोकियत देते हैं, उनकी औलाद ऐसे ही होती है। और आपको क्या लग रहा है, ये जबरदस्ती बेड़ियां डालकर आपने तीर मार लिया? behzad संजीदगी से इसका पागलपन देख रहा था। मैं आपको बता रही हूँ डैड, मैं अब अगर आपकी किसी बात में आ जाऊं तो कहिएगा आपकी बेटी नहीं थी। नहीं जाना मुझे आप लोगों के साथ। वो अपनी ही बैग को लात मारकर रोड की सिम बढ़ी और रिक्शे में बैठ गई। behzad ने नवाज की सिम देखा। आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो बोला।
बेटा तुमने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है। मैं किसी चीज को नहीं देखूंगा ताया जान। आप खुद दादा को ये बात बताएंगे और खुद करेंगे सब। वो कहकर गाड़ी में बैठ गया। वर्दा जिस रिक्शे में बैठी थी वो काफी आगे चला गया था। नवाज और बेजार गाड़ी में सवार हुए, वर्दा का सामान रखा और रिक्शे के पीछे गाड़ी लगा दी। नवाज के घर के आगे पहले रिक्शा रुका और फिर गाड़ी। वो भागती हुई अंदर चली गई। नवाज भी उतर गए तो बेजाद ने ही रिक्शे वाले को पैसे दिए। बेजाद अपने घर की सिम चला गया। इसने निकलने से पहले ये नहीं सोचा था कि आज ये होगा। ना ही इसका इरादा नीलम से अलहदगी का कभी बना और ना दूसरी शादी का उसने सोचा था। वो खुद परेशान हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ दौड़कर वो राबिया के सीने से लग गई। वो इस तरह रोई, इस तरह कि राबिया का इसे संभालना मुश्किल हो गया। क्या हुआ है वर्दा? मुझे मुझे क्या हुआ है? नवाज, आप इसकी जान ले लूंगा मैं। ये इतना तमाशा कर रही है। कहा भी था तुम्हें कि इन पर नजर रखो। वो पागल होते वर्दा पर हाथ उठाते कि राबिया तन कर सामने आ गई और इसे दूर धकेला। पागल हो गए हैं? जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे? राबिया पहली बार चिल्लाई। अगर तुमने नजर रखी होती तो ये नौबत ना आई होती। वो इसे घूर कर कहते वहां से ऊपर चले गए अपने कमरे में। राबिया हैरान थी। वर्दा को खुद में समेट कर बुरी तरह रो रही थी। इसके सीने वो वर्दा को खुद में समेट गई जो बुरी तरह रो रही थी। इसके सीने से लगे। वर्दा, तुम घर से भाग? नहीं आंटी, मैं नहीं भागी, मैं सिर्फ पढ़ने जा रही थी। शामिर भाई को सब पता है, सब कुछ। उन्होंने वो अपने बाल नोच गई। क्या? राबिया डर सी गई उसकी हालत देखकर। इन्होंने मेरा निकाह बेसाद भाई से करा दिया आंटी। इन्होंने ये होते कौन है मुझे सजा देने वाले? ये होते कौन है? वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। हालत बुरी हो चुकी थी। राबिया का दिल पाताल में उतर गया। ये ऐसे ही लोग थे, दूसरों की गलतियों को सजा देना अपना फर्ज और मर्दानगी का हिस्सा समझते थे। ये सोचे बिना कि माफी का लफ्ज भी दुनिया में ही है, और जब खुद पर बात आती थी तो इन्हें दुनिया भर से हमदर्दी चाहिए होती थी। राबिया भी इस रात वर्दा के साथ बहुत रोई थी। वो उठा तो सूरज की तेज धूप उसके चेहरे पर थी और झुंझला कर उठ बैठा। मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो सुबह 7 बज रहे थे। इसे यहाँ से भागना था। इर्द गिर्द देखा तो सारा घर खाली था। इसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने बेसन पर लगी टूटी को खोला और शुक्र था ठंडा पानी आ रहा था। अपना चेहरा धोया और फ्रेश हो गया। अब भूख भी लगी थी। बाहर के सिम चला गया। वो क्यों कहता किसी से इसे कुछ खाने के लिए चाहिए? सफर में भी खा सकता था। कुछ याद आने पर वो अंदर आया और इधर उधर इस लड़की को तलाशने लगा, ऐसे जैसे वो लड़की बिल्कुल अजनबी हो उसके लिए। आखिरकार तलाशने पर उसे उसकी कमरे में जहाँ चाचा होते थे व्हील चेयर पर रुख मोड़े बैठे पा लिया। वो शायद रो रही थी। मदम मदम सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। लेकिन फिलहाल इसे फर्क नहीं पड़ रहा था, और हमदर्दी के चक्कर में वो लड़की उसके गले का हार बनती। इससे बहुत बेहतर था वो इसे पैसे दे और चला जाए। इसने दरवाजा खटखटाया और खूंखारा। दरिशा एकदम चुप हो गई। मैं जा रहा हूँ, ये कुछ पैसे हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और ये मेरा नंबर। इसने अपना कार्ड भी चारपाई पर रख दिया। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता करके मांग लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरे नाना से राब्ता ना करें। वो जरा रूडली कह गया। दरिशा ने आंसू साफ किए, चेहरे को दुपट्टे की ओट में छुपा लिया। उसने नजर घुमाकर देखा, वहां पैसे और कार्ड पड़ा था। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। वो बोली तो जावियार आईब्रो उचका गया। कमाल था। और इसे इससे किस बात की तलब हो सकती थी? बाप की तदफीन तक तो करा नहीं सकती थी, अब इतरा रही थी। वो बेजारियत से उसकी पुश्त देखने लगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी मिन्नतें करूं। जब जरूरत होती है तो चुपचाप रख लेना चाहिए। खैर, चलता हूँ। वो कहकर बाहर निकल गया। दरिशा ने आंसू से रबरेज निगाहें उस दरवाजे पर उठाई जहां से वो जा चुका था, और व्हील चेयर लिए बाहर आ गई। पूरा घर खाली था। उसने उसकी फरियाद नहीं सुनी। वो इसे कहना चाहती थी वो उस पर एक एहसान कर दे, उसका इलाज करा दे। वो चल सकती है लेकिन इसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं। लेकिन वो सुने बिना निकल गया। वो बेबसी से होंठ काटती दरवाजे तक पहुंची और ताला लगा दिया। तैमूर मंजिल में धुन की शादी का चर्चा काफी गर्म था। शामिर तो मुल्क छोड़कर ही चला गया था, जिससे साबित था ये कि वो किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। हुरैन ने नई नवेली दुल्हन वाले नखरे नहीं दिखाए थे, और वो असफन का नाश्ता अपने हाथ से बनाती थी और सब काम करने लगी थी, लेकिन असफन इससे उकताया हुआ रहता था। बेजारियत से भरपूर अंदाज था, जैसे इसे देखना ही ना चाहता हो। अभी भी वो किचन में खड़ी काम कर रही थी। धुन लॉन में बैठी थी। सद निगाहों से वो इर्द गिर्द की हरियाली देखने लगी। इसका बचपन, इसकी जवानी यहीं गुजरा था। आज वो लोग उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रहे थे, अमल इसने इन्हें नहीं किया जो अमल उसने किया ही नहीं, इसकी सदा दे रहे थे। हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वो यकीन अपनी माँ को नहीं दिला सकी, और असफन यार ने भी तो शादी कर ली। वो अब चुप हो गई थी। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। लॉन की घास को मुट्ठी में चूट कर वो दूर फेंक रही थी, तभी असफन घर में दाखिल हुआ
और धुन को लॉन में देखकर इसके कदम अपने आप धुन की सिम उठने लगे। और ये मंजर किचन की खिड़की से हुरैन देख गई। इसकी बेसाख्ता निगाह इन दोनों पर उठी थी। वो धुन के सर पर आ खड़ा हुआ। धुन ने एक नजर उठाकर उसे देखा और फिर निगाह फेर ली। वो उठी और अंदर जाने लगी। असद ने उसका हाथ पकड़ लिया। धुन ने हैरानगी से उसकी शक्ल देखी। हाथ छोड़े मेरा असवन। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। क्या हम एक दूसरे के करीब नहीं थे? धुन वो बेबसी से उसकी तरफ देखने लगा। असवन हाथ छोड़े। इसका हाथ कांप उठा था। वो हाथ खींच गई। वो लड़की जो मेरे हाथ में हाथ देने पर कांप जाती है, वो कैसे कैसे किसी मर्द से बोसे ले रही थी? हाँ, वो एकदम धाड़ा। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, वो गुस्से और जुनून से बोला और इसे दूर धकेल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब झूठ था। आपने भी सब की तरह मान लिया। मोहब्बत करते थे ना मुझसे, फिर कैसे कैसे आपने? वो निढाल सी होगी। असफन अचानक हुरैन की आवाज पीछे से आई। जाओ अंदर, वो बरहमी से बोला। हुरैन का चेहरा सुर्ख सा हो गया इसकी बात पर। आपने हमारी मोहब्बत को खत्म किया असफन, मैं सच्ची हूँ। एक दिन आप पछताएंगे। धुन बोली और तबीयत उसकी खराब सी होने लगी थी। तभी वो अंदर चली गई। हुरैन के पास से गुजरकर असफन इसके पीछे भागा और भरे लाउंज में धुन का हाथ थाम लिया। नीलम जो स्नैक्स खा रही थी उसने मजे से देखा। अपनी बेहयाई वो खुद दिखा रहे थे, तो हम लोग क्या कर सकते थे भला? उमैमा भी हैरान हुई। हुरैन की आंखों से आंसू गिरने लगे। नाइला बेटी के नजदीक गई। तुम मेरी कसम खाओ, तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि वो सब झूठ है। जो पिक्स मैंने देखी है वो कैसे झूठ हो सकता है? असफन को जैसे परवाह नहीं थी किसी की। नाइला ने धुन का हाथ अलग करते गुस्से से उसे दूर किया। चंद दिन है यहाँ तुम्हारे, मुझे चैन से रहने दोगी? वो बेटी पर चीखी। अम्मी मैंने नहीं की बात। धुन कमजोर से लहजे में बोली। धुन इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, चली जाओ यहाँ से। धुन कमरे में चली गई। असफन उसके सिम देखता रहा। भाभी, असफन से कहें कम से कम इस बच्ची का ख्याल कर ले जो इसकी बीवी है। यहाँ अब्बा जी होते तो कैसे क्या हो जाता? नाइला ने कहा तो मैम उसके नजदीक आई। पागल हो गए असफन यार। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे चैन नहीं आता। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अजाब को अपनी गर्दन में डालकर वो धाड़ा। ओहो, देवर जी तो पुराने आशिकी से ही नहीं निकले। नीलम ने आवाज लगाई। असफन से घूरकर ऊपर चला गया। उमैमा ने हुरैन को पकड़ा। मैंने तो कहा था तुम्हें, ये सब सहना पड़ेगा जब तक ये बदकार इस घर से नहीं जाती। क्या ही जिंदगी है तुम्हारी? वो अफसोस करती हुरैन से बोली। हुरैन ने उमैमा के भी हाथ झटके और तैमूर साहब के कमरे में जाकर बैठ गई। उमैमा और नाइला घबराने लगी कि शायद अब एक नई मुसीबत तैयार खड़ी थी। वो 1 महीने बाद की शादी कल ही कर देते। जबकि हुरैन ने शामिर को कॉल मिला ली। वो रोते हुए इससे सब बताने लगी। नवाज साहब के लिए मुश्किल हो गया था इस बात को खुद में रखना। बात फैलनी ही थी, वर्दा का रिश्ता भी होना था। शायद जल्दबाजी में वाकई गलती कर गए थे। किसी से भी कर देते। बेजाद तो पहले ही शादीशुदा था। अब इनमें हिम्मत नहीं पड़ रही थी बाप को अपने इस कारनामे की खबर देते। बेजाद आज प्लाजा आया ही नहीं था। नवाज साहब बाप के पास बैठ गए। सब अपने कामों में लगे हुए थे। एक हलचल और चहल पहल इर्द गिर्द लगी हुई थी। अब्बा जी, आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो खाते पर गौर करते बोले। अब्बा जी, कल वर्दा घर से भाग गई थी। इसने आइजगी से कहा तो उन्होंने निगाहें मोड़ी। ऐनक के पीछे तो सख्त निगाहें उन पर ठहर गईं। शामिर इसे लंदन पहुंचा रहा था। उन्होंने शौक की कैफियत में खाता बंद कर दिया। बख्तियार उजैर इर्द गिर्द नहीं थे। खुद वो न्यूयॉर्क चला गया है। इसे लंदन पढ़ाई के लिए भेज रहा था मुझसे छुपकर। वो सर झुकाए बोले। तैमूर साहब खामोश थे। रात गए मेरे पास बेजाद की कॉल आई थी तो इसने मुझे बताया वर्दा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने सामान के साथ बैठी है। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मैं एक औरत का दाग सीने पर लिए फिरता हूँ, एक और नहीं चाहता। मैं दौड़ कर पहुंचा वहां तो ये हकीकत थी। तैमूर साहब बड़े जब्त से सुन रहे थे। मैं अपना आप खो गया। वर्दा को वहीं मारना शुरू कर दिया। तैमूर साहब ने नागवारी से पहलू बदला। बेटे की निगाहें उठ ही नहीं रही थी और मैं जज्बाती हो गया। अब्बा जी, और मुझसे एक भूल हो गई। उनके करीब हुआ। वो अब भी चुप थे कि वो अपनी भूल भी अब बता दे। अब्बा जी, वो मैं जल्दबाजी और मालूम नहीं किस सोच के तहत मैंने इनके अल्फाज अटक रहे थे। बाप के तीखे चितौन गवाह थे इनकी। इन्हें इसकी ये बात भी समझ नहीं आ रही थी। वो मैंने बोलोगे या हमारी जान लोगे? वो बरहमी से दबा दबा बोल रहा है। मैंने वर्दा और बेजाद का निकाह करा दिया। तैमूर साहब के हाथ से पेन छूटा। वो हैरानगी की कैफियत में उसे देखने लगे, जबकि नवाज साहब ने इनके हाथ पकड़ लिए। मैं जानता हूँ अब्बा जी, मैंने बहुत गलत किया। मैं जज्बाती हो गया था। मेरी समझ से सब बाहर था और मुझसे ये भूल हो गई। उन्होंने एक सांस खुद में उतारा। आंखों में सद महरी थी। तुम्हें हमें बताना चाहिए था। वो बोले। अब्बा जी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी समझ में आया। मैं क्या करता? इसे घर ले आता, कहाँ जाता?
वो फिर भागती उसके पैरों में बेड़ियाँ डालनी थी मुझे और बेज़ाद बेज़ाद मान गया? उन्होंने सवाल किया। ज़बरदस्ती, इसने एक लफ्ज़ में बात बताई। चलो अब हमारे बेज़ाद के यहाँ खुशखबरी तो आएगी। इनका दिमाग इतना तेज़ था कि वो पल में जैसे मंसूबा बंदी कर गए। नवाज़ ने ज़रा चौंक कर देखा। नीलम इतने सालों में माँ नहीं बनी, कभी, ना कभी, तो बेज़ाद दूसरी शादी करता। अच्छी बात है ये कि बच्ची ख़ानदान की आ गई। अब्बा जी, नवाज़ उनके हाथ चूमने लगा। इसे यकीन नहीं आया कि अब्बा जी ने वर्दा को कबूल कर लिया था। वो तो रात से परेशान थे। धुन के साथ रुखसती करा दो इसकी भी। वो बोले, जी अब्बा जी, जैसा आपको हुक्म। लेकिन बाकी सबको? नवाज़ ने सवाली निगाहों से देखा। हम देख लेंगे, वो बोले। तो नवाज़ मशहूर सा हो गया। हल्का फुल्का सोता वो आराम से बैठ गया। रात भर जिस बात से नींद गायब रही थी, अब चैन ही चैन था। शामिर की कॉल अपने मोबाइल पर देखकर बेज़ाद ने कॉल अटेंड की और दूसरी तरफ इसने जिस खुशखबरी की आवाज़ दी थी, बेज़ाद एकदम उठकर बैठ गया। क्या तुम सच कह रहे हो? वो बोला, हाँ हाँ, फ़ोन पर ही हो जाएगा। हाँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में वो लड़की नहीं आएगी। हाँ, तुम जब चाहो, जैसे चाहो कर लेना। मुझे मंज़ूर है शामिर, बहुत शुक्रिया यार, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। वो बोला और फ़ोन बंद हो गया। और ये खुशखबरी दादा जान को देना चाहता था। वो नीचे उतरा तो नीलम इससे टकरा गई। कहाँ भागे जा रहे हो? वो प्यार से उसके गले में बाजू डाल गई। नीलम ये लाउंज है। वो ज़रा घूर कर बोला। इतना खुश है क्यों हैं आप? नीलम ने उसके चेहरे पर चमक देख ली थी। शामिर ने धुन से निगाह करने पर हाँ कर दी है। वो इसे ये खबर देकर नीचे भागा। नीलम वहीं दंग रह गई। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग मुझे बताएं कि ये जो मैं स्टोरी लिख रही हूँ, ये मेरी बाकी कहानियों से काफ़ी डिफरेंट है। तो मेरा इस चीज़ पे, इस मौजू पे आप लोगों से कोई डिस्कशन नहीं हुई। एंड सॉरी, सबसे पहले तो ये जो हमारे घर में कुकर चल रहा है, इसकी सीटी की आवाज़ सारी मेरी उसमें है रिकॉर्डिंग में। तो आई थिंक सो कि कम हो, लेकिन मुझे बहुत तेज़ आ रही थी। और मेरे घर की क्या स्टाइल इस तरह नहीं है कि जी मैं कौन से कोने में जाके बैठूँ, वो सारे ही यूँ ही मतलब है घर कि जी फ्रंट ही बनता है सब चीज़ का, तो इसलिए आवाज़ हर जगह ही आती है। अच्छा खैर, मैं ये बताना चाहती थी कि ये नावल मेरे स्टाइल से डिफरेंट है। और मैंने अकॉर्डिंग टू माय स्टाइल मैंने नॉवल को तरतीब दिया था, इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट भी डाली थी और बहुत सारे लोगों ने वहीं मेरी गंदी मारी सी राइटिंग को पढ़ के वहाँ से कुछ अंदाजे भी लगा लिए थे। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे सजेशन दिया कि ये तुम्हारा वही स्टाइल है और तुम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रही हो, तो डू समथिंग डिफरेंट और कुछ अलग सा टॉपिक उठाओ जो कि मतलब हमारी सोसाइटी का पार्ट भी हो और जिसमें तुम चीज़ों को ये बताओ कि भई ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है? तो फिर उस चीज़ को मैंने सोचा और उसके बाद मेरे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हुई। अब इस स्टोरी में आप लोग इस चीज़ को जज कर सकते हो कि निकाह सबके बेसाख्ता और बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो आफ्टर निकाह की स्टोरी की यहाँ पे मैनेजमेंट है, एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ। और दूसरी बात ये स्टोरी की बेस ये है कि एक आदमी के हाथ में जब हुकूमत होती है, तो मेरे ख्याल से कि भई जवान नस्ल भी और जो उसके पीछे उसके पेरेंट होते हैं, वो भी काफ़ी है ना तंग ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो और इसके अलावा इसमें थोड़ी-सी ये है कि एक चीज़ मैं दिखाती हूँ मर्द की डोमिनेशन, जिससे मेरी पूरी ही सोसाइटी यानी कि मेरे जितनी भी कम्युनिटी है, उनका इख्तिलाफ होता है कि मर्द को बहुत डोमिनेशन देते हो आप। मैंने पहले मर्द की डोमिनेशन कुछ और दिखाई हुई है। अब मैं मर्द की डोमिनेशन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी दिखा रही हूँ। कि मर्द जिसे कहते हैं अपने आप को बहुत मर्द समझते हैं, ठीक है? और मैं मर्दों की कोई ये नहीं कर रही कि भई मैं मर्द के खिलाफ हूँ या फिर ये नहीं। मैं उन चंद मर्दों की बात कर रही हूँ यहाँ और यहाँ पे स्टोरी के अंदर भी उन चंद मर्दों का ही यानी कि एक ऐसी फैमिली का ज़िक्र है, जहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये ऐसे ही लोग हैं, अभी इसमें मैंने बयान भी किया है कि इन लोगों को ये लगता है कि सारे का सारा जो प्रेशर है, वो औरत पे है और उस प्रेशर की बिना पे अगर कोई यहाँ से भागने की और अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, तो उसको सख्त सज़ाएँ देना ये अपना हक समझते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने जब अपनी सिस्टर से शेयर की कि भई इस चीज़ पे मैं लिख रही हूँ, तो उसने कहा कि हाँ, ये एक अच्छा भई यानी कि है और मुझे पता है कि मेरी अपनी इर्रेगुलरिटी की वज़ह से इस पे व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे। लेकिन अब इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मेरी पोस्ट देखी होगी कि मैं 2 दिन कहाँ गायब थी। अब तो खैर मैं अपने घर में हूँ। तो ये है कि बस पता नहीं क्या है, शायद मैं ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा मामलात आ गए हैं अब। लेकिन इस चीज़ को मैं छोड़ना नहीं चाहती खुद से। तो ये है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है, मैं हर बारी यही आपको आके कहती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। तो बेचारे एफबी वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं डेली बेस पे। हालाँकि उस एफबी वाले नॉवल के मेरे पास 7 एपिसोड हैं और मैं लिखती हूँ, लेकिन है ना अपलोडिंग का वो नहीं मिल रहा। टाइम एक थोड़ी-सी उनकी चीज़ें बनानी है जिसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बहरहाल ये तो खैर मेरी अपने काम है। तो मैंने कहा ये स्टोरी हो सकता है आप लोग इसको ये समझ लें, कोई भी मेरे से ये सवाल कर सकता है कि यार आप इस स्टोरी में, हालाँकि ये क्लियर है, मैंने काफ़ी जिसे कहते हैं ना डिटेलिंग में जा रही हूँ इस स्टोरी में। हालाँकि मैं जाती नहीं, मोस्टली मेरी जो प्रीवियस स्टोरीज़ हैं उनमें मैं जाती हूँ हीरो-हीरोइन के फोकस पे। इस स्टोरी में थोड़ी-सी डिटेलिंग में जा रही हूँ मैं, इसमें कोई मेन हीरो आपको नहीं लगेगा। इसमें सारे हीरो मेन हैं। मैं चाहती हूँ सब हीरो ही मेन रहें और बाकी मैं स्टोरी अगर एक्सप्लेन करनी शुरू करूँगी तो फिर वो ऑफ कोर्स आप लोगों का सस्पेंस खराब होगा। तो ये है कि इसमें ये रोमांटिक भी है, ये नहीं है कि बेसिक ही मैंने लिखी है, ऐसी नहीं है। क्योंकि वो एक मौज़ूअ लाए बगैर तो मेरे बकौल भी कहानी नहीं बनती। तो ये है कि अच्छी स्टोरी है, बट इसके अंदर एक कांसेप्ट है जो कि आई थिंक मैं उसको कन्वे कर सकूँ। आई डोंट थिंक, लेकिन आई विश कि मैं इसको कन्वे कर सकूँ कि हमारी सोसाइटी का पार्ट है ये, कि कुछ मर्द हमारी सोसाइटी में अपने आप को बहुत मर्द समझते हैं और औरत के ऊपर वो इस तरह इख्तियार रखना चाहते हैं, जिस तरह जैसे कि वो उनकी गुलाम है। और फिर वो दीन और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उठा के लेते हैं, ठीक है? हालाँकि वो खुद कोई दीनदार नहीं होती। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब अपना गुनाह होता है तो वो उस वक़्त नहीं देखते। ना ही उन्हें हमदर्दी चाहिए, उन्हें मोहब्बत चाहिए होती है और अगर किसी और से हो जाता है, यानी औरत से,
तो वो उसको सज़ा देना अपना हक और इख्तियार समझते हैं। तो ये थोड़ी-सी मेरी एक स्टोरी कॉन्सेप्ट है और बाकी मेरा एक जो हम अपने उसमें लिखते हैं, इनकी शादी हो जाएँगी तो स्टोरी का स्टाइल वही उसी तरह मेंटेन रहेगा और उसी तरह चलेगा। ये मैं एज़ सच लॉन्ग नहीं लिखना चाहती क्योंकि बहुत जब मैं कोई इमोशनल और कोई सी में सबक डाल देती हूँ ना, तो वो कहानी मैं ज़्यादा लंबी नहीं लिखना चाहती, ठीक है? तो वो छोटी ही कहानी होनी चाहिए और उसमें जल्दी सब कवर हो जाए और छोटी कहानी में बोरियत नहीं होती ज़्यादा क्योंकि ये एक कहानी सबक की तरफ है, तो इसमें ये ना हो कि भई ज़्यादा भई आप लोग ये कहें कि चली गई। हाँ, अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्टिंग और रोमांस और सब चीज़ें आएँगी, तो हो सकता है बढ़ भी जाए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये स्टोरी छोटी है और फिर इसके बाद अगर कुछ लिखना हुआ तो फिर देखेंगे कि किस तरह की स्टोरी लिखनी है, पर अभी ये इसी तरह है, ठीक है? तो आई थिंक सो कि मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया, बहुत लंबी मैंने गुफ्तगू कर ली है आप लोगों के साथ, तो सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी मेरी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीज़ें यार मैंने पहले की ही नहीं है, रिकॉर्डिंग और ये और सीरियसली मैंने प्रूफ ही नहीं किया कभी। इम्प्रूव करते हुए मेरी ज़ुबान मेरी आँखें दुखती हैं आँखें, मेरे लिखने से नहीं दुखती, मुझे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तकलीफ होती है कि मैं प्रूफ क्यों करूँ? तो ये है कि एक सिंगल बंदा ना ये काम नहीं कर सकता भई क्योंकि आदत नहीं है। अगर मुझे शुरू से ही आदत होती है कि भई ये सारे काम मैंने खुद करने हैं तो मैं खुद कर लेती। अब मुझे आदत नहीं है तो वो आदत बन ही नहीं पा रही, ठीक है? तो ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हो जैसे मुझे उस लड़की का नाम क्या है? मैं देखती हूँ उस मुझे इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो अब इसका नाम क्या है, ये सबा है शायद। तो इस लड़की ने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप इन पेज पे लिखें। आई विश कि ये अब आप लोगों के लिए सूटेबल हो पढ़ना। तो इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे बताते रहें, इंशाल्लाह मैं चीज़ों को चेंज करती रहूँगी और बाकी बहुत लंबा मैं आज बोल रही हूँ, तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।